Hi, welcome back to Commerce Classes by Uma Devi Children's Academy. Today in this business study class, I will teach you chapter 5, that is organizing. And this video is the fourth part of the chapter organizing. In first part, I taught you the meaning and definition of organizing. And in second part, I taught you the organizing process. And in the third part, I taught you the importance of organizing. Today in this fourth part, I will teach you organizational structure. Organizational structure start from the page number 205 you can see in your book. To start the meaning of organizational structure, first of all, I wish to tell you that what is organizing? Organizing is the process of identification and grouping the various activities which are performed in the organization. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एक कंपनी के अंदर होने वाली बहुत सारे एक्टिविटीज को पहचानना कि हमारी कंपनी के अंदर कौन सी एक्टिविटीज होंगी और जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं उनकी ग्रुपिंग कर देना। तो यही से हमारा टॉपिक शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम जब एक कंपनी के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज को पहचानने का काम करते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज को पहचानते वक्त कि हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है जो डिफाइन करेगा कि हमारे बिजनेस के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, जो आदमी जो एम्प्लॉय उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी क्या अथॉरिटी होगी, उसकी क्या पोजीशन होगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क, इज द ब्लूप्रिंट of the various activities which are performed in the business, which describe the role of job, which describe the responsibility and authority of the job position. You can see on the page number 205 the meaning of organizing is given. You can see when the managers are performing organizing function, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो अपने आप ही एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, विच डिफाइंस, जो बताता है द जॉब पोजीशन कि किस आदमी की क्या जॉब होगी और कौन सी जॉब किस डिपार्टमेंट में की जाएगी, कौन सी जॉब कहां होगी, किस डिपार्टमेंट के अंदर होगी, आई मीन टू से कौन सी जॉब कहां होगी और किस ग्रुप के अंदर होगी, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और एक काम को कितने एम्प्लॉयज करेंगे। अगर एक काम को एक एम्प्लॉय करेगा तो उस एम्प्लॉय की अथॉरिटी क्या होगी, उस एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इट इज डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो वी कैन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is created automatically when a manager perform organizing function of management. So organizing structure is created automatically when the managers perform organizing function of management. Organizing structure defines the responsibility, the authority, the job position of different employees. In other words, we can say that you can see on the page number 206, organizational structure can be defined as network of job positions, responsibilities and authorities at different level, or it can be called as a framework within which managerial and operational tasks are performed. It specifies the relation बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स। एक कंपनी के अंदर होने वाले बहुत सारे फंक्शंस, एक कंपनी के अंदर मौजूद बहुत सारे रिसोर्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो,
चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो। एक कंपनी के अंदर होने वाले बहुत सारे फंक्शंस और एक कंपनी के अंदर मौजूद बहुत सारे रिसोर्स के बीच में क्या रिश्ता होगा, इनके बीच में वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, ये सभी एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, इस चीज को डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक नेटवर्क है बहुत सारी जॉब पोजीशंस का, बहुत सारी जॉब पोजीशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भी, बहुत सारी जॉब पोजीशन की अथॉरिटी का भी, कि वो सब मिलकर के एक साथ काम कैसे करेंगे। तो यहां पर एक बात और समझने वाली है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है whenever the second most important function of management, that is organizing, it is performed by managers, and organizational structure defines the authority, the responsibility and job position of each and every employees. Now let's see what is the importance of organizing structure. You can see on the page number 206, structure organizes all the operation of business properly and ensure better flow of communication. जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बिजनेस के अंदर होने वाले बहुत सारे ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उन सभी फंक्शंस के बीच में वे ऑफ कम्युनिकेशन को, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को स्मूथ करता है, ताकि इंफॉर्मेशन एक जॉब से दूसरी जॉब तक, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इजीली ट्रांसफर की जा सके। तो हमने सीखा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक संस्था के अंदर, एक कंपनी के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज को, बहुत सारे एक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ इस बात को भी एंश्योर करता है कि इन सभी एक्शंस के बीच में, इन सभी एक्टिविटीज के बीच में, इन सभी फंक्शंस के बीच में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी स्मूथ हो। द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंस इज अ क्लियर स्ट्रक्चर makes it easy to check the responsibility of each part of business. एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस बात को भी आसान करता है कि एक बिजनेस के अंदर होने वाली हर एक एक्शन, एक बिजनेस के अंदर होने वाले हर एक फंक्शन, एक बिजनेस के अंदर होने वाली हर एक जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी इजीली डिफाइन किया जा सके कि हर एक जॉब की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हम कह सकते हैं एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर एक जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिफाइन करने में हेल्प करता है। A clear idea about the working style of an enterprise can be known from organizational structure. These are the three and most important importance of organizational structure. Now I will teach you the types of organizational structure. There are only two types of organizational structure. The first and most important type of organizational structure is functional structure. What is functional structure? जब कभी किसी कंपनी के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज को फंक्शंस के आधार पर ग्रुपिंग किया जाए तो बनने वाले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। Whenever the various activities which are performed in the business are grouped as per the function, on the basis of function, then whatever organizational structure is created, that is called functional structure. सपोज कीजिए एक कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम सेल्स से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे काम प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो जो बहुत सारे काम सेल्स से रिलेटेड हैं, हम जब सारे सेल्स से रिलेटेड होने वाले कामों को एक ग्रुप में डालेंगे जिसे हम कहेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, एक कंपनी के अंदर होने वाले बहुत सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम को हम जब एक ग्रुप में डालेंगे जिसे कहेंगे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो बनने वाले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर।
और जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए बड़ा अच्छा साबित होता है, सुटेबल होता है, जिन कंपनियों में सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट में डीलिंग होती हो। ये तो वहां पर सिर्फ ग्रोसरी का सामान बनता हो, बिकता हो, ये वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनता बिकता हो, ये वहां पर सिर्फ रेस्टोरेंट चलता हो, ये वहां पर केवल सीबीएसई स्कूल चलता हो। तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट, चाहे वहां गारमेंट का काम होता हो या फिर वहां शूज फुटवेयर का काम होता हो या फिर वहां केवल डेयरी प्रोडक्ट का काम होता हो, तो जहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन में काम होता हो, जिन कंपनियों, जिन ऑर्गेनाइजेशन, जिन संस्थाओं में सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन में ही काम होता है, ऐसे बिजनेस के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसी कंपनियों के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सुटेबल होता है। तो वी कैन से कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज सुटेबल ओनली फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस who deals in one product line only, whether it is grocery line, whether it is electronic goods line, whether it is dairy product lines, whether it is footwear lines, whether it is garment lines, like पतंजलि कंपनी, यहां तो ग्रोसरी भी बनती है, यहां तो मेडिकल्स की दवाएं भी बनती हैं। तो पतंजलि कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करती है, इसलिए पतंजलि कंपनी के लिए हम कह सकते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल, राइट। अगर बात करें एयरटेल कंपनी की, तो एयरटेल कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन में बिजनेस करती है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल रहेगा। अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस की तो बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। रिलायंस तो टेलीकम्युनिकेशन का भी काम करता है, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल का भी काम करता है, रिलायंस के तो मॉल भी हैं। तो रिलायंस कंपनी के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल नहीं रहेगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर which is created on the basis of functions, when all the activities of an organization is grouped on the basis of functions, the structure is called functional structure. फंक्शनल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट जो एडवांटेजेस हैं, आइए उन्हें कवर करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में, यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 207 कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने एक बिजनेस के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज को फंक्शंस के आधार पर ग्रुपिंग किया है। तो एक ग्रुप के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर सभी लोग ऐसे होंगे जो सिमिलर जॉब को परफॉर्म करेंगे। सपोज कीजिए हमने कहा सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो सेल्स में महारती होंगे और जो सेल्स से रिलेटेड काम कर रहे होंगे। तो इसका फर्स्ट हमें फायदा ये होगा, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। Since in functional structure, emphasis is placed on specific functions. Functional structure में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन पर। This promote efficiency in utilization of manpower as by performing similar job. क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे आदमी सिमिलर टाइप की जॉब कर रहे हैं, अब जब वो उसी जॉब को बार बार परफॉर्म करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कंपनी उनकी मैन पावर को मैक्सिमम यूज कर सकती है। देयर परफॉर्मेंस इंप्रूव एंड दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क। जब एक एम्प्लॉय बार बार एक ही काम को करेगा तो वो अपने काम को करते करते उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। उसकी एक्सपर्टनेस का फायदा कंपनी को मिलेगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने सारे कामों को फंक्शंस के आधार पर ग्रुपिंग किया था। एक कंपनी के अंदर जो बहुत सारे काम हो रहे हैं उनको हमने फंक्शंस के आधार पर जब ग्रुपिंग किया, फंक्शंस के आधार पर जब हमने उनको डिपार्टमेंट बनाया, सपोज कीजिए जो भी सारे काम हो रहे हैं सेल्स रिलेटेड, उनका हमने ग्रुप बना दिया अलग सेल्स डिपार्टमेंट।
तो अब सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर सभी लोग सेल्स से रिलेटेड ही काम करेंगे, और जब बार बार वो सेल्स से रिलेटेड काम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि उनके यहाँ पर जो सेल्स से रिलेटेड काम कर करके जो आदमियों के अंदर जो एक्सपर्टनेस आया है, एक्सपीरियंस आया है, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट देयर इज इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उस पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना, उस पूरे डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व करना, उस पूरे डिपार्टमेंट को कंबाइन जॉइंटली एक साथ डायरेक्शन करना आसान हो जाता है टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए। टॉप लेवल मैनेजर्स उस डिपार्टमेंट के अंदर क्योंकि एक ही जैसे सारे काम हो रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट को इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट को इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट को इजीली सुपरवाइज भी कर सकते हैं। तो सुपरविजन इज वेरी वेरी इजी इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड थर्ड एडवांटेज इज इंक्रीज मैनेजियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर नेचर के काम बार बार होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स से रिलेटेड काम बार बार होंगे, तो एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी, एम्प्लॉइज की इफेक्टिवनेस, एम्प्लॉय का काम करने का स्टाइल बढ़ता चला जाएगा, उनके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, उनकी जो यूनिकनेस है, उनकी जो एक्सपर्टनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। द फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। कोई भी बेकार का काम नहीं होगा। दिस रिजल्ट इन इकोनोमाइज ऑफ स्केल एंड लोअरिंग ऑफ कॉस्ट। कोई भी बिना मतलब का अनप्रोडक्टिव काम नहीं होगा जिससे हमारी कॉस्ट घटेगी, और कॉस्ट घटने के साथ साथ हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंस था, एडवांटेज था फंक्शनल स्ट्रक्चर का। द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। एज आई टोल्ड यू जस्ट कि एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर नेचर के काम हो रहे हैं, तो सभी को एक साथ ट्रेनिंग देना भी इजी हो जाता है। सभी एम्प्लॉइज को, एक डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज को एक साथ कंबाइनली ट्रेनिंग देना इजी हो जाएगा। अब समझिए, अगर सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को एक साथ ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट का काम सेल्स करना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, तो उन दोनों को एक साथ ट्रेनिंग देना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब चूंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज को एक साथ ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। एंड द लास्ट सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। एक डिपार्टमेंट के अंदर होने वाली हर एक एक्टिविटीज पर प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर फोकस इजीली किया जा सकता है। These are the most important advantages of functional structure. Now let's see disadvantage of functional structure. The first and most important disadvantage of functional structure is place less importance to overall objective of organization. देखिए, as I told you that कि in functional structure departments or grouped are created on the basis of function. सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर सभी सेल्स से रिलेटेड काम हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सारे काम प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की सोचेगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में नहीं सोचेगा। सेल्स डिपार्टमेंट चाहेगा कि मेरी सेल्स बढ़े, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना टारगेट अचीव कर पाए या ना कर पाए, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहेगा कि मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम बढ़ जाए, मेरे टारगेट्स ऑफ प्रोडक्शन अचीव हो जाएं, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट उतने प्रोडक्शन को बेच पाए या ना बेच पाए। एग्जांपल समझिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट है कि उन्हें एक महीने में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और सेल्स डिपार्टमेंट को 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करनी है। दोनों का टारगेट सेम है, लेकिन मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से सेल्स डिपार्टमेंट अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। वो एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 6,000 यूनिट ही सेल आउट कर पा रहा है।
सेल्स डिपार्टमेंट अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है, वो एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 6000 यूनिट ही सेल आउट कर पा रहा है। और इधर जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसे अपना टारगेट अचीव करना है, उसे मैनेजमेंट की निगाहों में अच्छा बनना है, तो वो एक महीने में पूरी 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर हमने देखा कि क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन तो हो रहा है 10,000 यूनिट का, लेकिन सेल आउट हो रही है केवल 6,000 यूनिट, तो 4,000 यूनिट हमारी अनसोल्ड स्टॉक के अंदर बच रही है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने आप को चमकाने की वजह से, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की वजह से, अपना प्रोडक्शन का टारगेट मैक्सिमम अचीव करने की वजह से मैक्सिमम टारगेट करता रहेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन करता रहेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन करता रहेगा। उधर सेल्स डिपार्टमेंट मार्केट में आने वाली मंदी की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से उतना सेल नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी की 4,000 यूनिट हर महीने बचती जा रही है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की सोचेगा, चाहे कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए या ना हो पाए। यहां पर हमने क्या देखा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने टारगेट को अचीव करने के चक्कर में लगा हुआ है, उधर सेल्स डिपार्टमेंट उतना सेल आउट नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी के जो फायदे हैं उनको नजरअंदाज यहां पर किया जा रहा है। तो हमने देखा कि प्लेस लेस इंपोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग which we can say कि it is a disadvantage of organizing functional structure, that is problem of coordination। सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन मींस तालमेल बिठाना, बैलेंस बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के चक्कर में लगा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोऑर्डिनेशन बनाना एक इम्पॉसिबल काम हो जाता है। नेक्स्ट, the most important disadvantage of organizational structure is inflexibility। हर डिपार्टमेंट के टारगेट अलग हैं, हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट को स्पेशल तरीके से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी, अगर हम एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, किसी भी एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, तो इससे पूरी कंपनी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में इनफ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। किसी भी एक डिपार्टमेंट के फंक्शंस को, किसी भी एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को, किसी भी एक डिपार्टमेंट के टारगेट को हम लोग अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो इससे ओवरऑल कंपनी इन्फ्लुएंस हो जाएगी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। एज आई टोल्ड यू दैट कि हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, तो सभी के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। अब चूंकि सभी डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो सभी डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अगर कंपनी को लॉस होता है, तो लॉस किस डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है इस लॉस को सहन करने की, इस लॉस के पीछे, तो ये कहना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पीछे पूरी कोशिश की है। लॉस किस ऑब्जेक्टिव की वजह से हुआ है, किस डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, ये कहना इम्पॉसिबल काम होता है। तो किसी की भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमने सीखा है इस वीडियो के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। आई टोल्ड यू कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर are of two types. First, functional structure. In this video, I covered only functional structure, its advantage and disadvantage. In my next video, in 5th part, I will teach you divisional structure, that is second type of organizational structure. Thank you and have a nice day.